नमस्कार। खबरों का पुराना दौर लौट आया है। अब कोई भी खबर, बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। नमस्कार, अखिलेश आनंद हूं मैं। कल शुक्रवार है, लिहाजा यूपी में सुरक्षा के हो रहे हैं पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, पंचनामा में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नूपुर शर्मा के समर्थन में आज बजरंग दल ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। राहुल गांधी के लिए आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो पुलिस से ही हो गई भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और पंचनामा में आज आपको दिखाएंगे देश के पूर्वी इलाके में बाढ़ ने कैसे बरपाया है कहर। नमस्कार, पंचनामा में आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत करेंगे पंचनामा की सबसे बड़ी खबर से। सेना में नई भर्ती की नीति में किस तरह से मचा है बवाल, आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में बिहार के चारों कोनों के जिले हैं और हर जगह कहानी बिल्कुल एक जैसी है। आरा से सहरसा तक और छपरा से मुंगेर तक महाभारत नजर आ रहा है। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ विरोध के बीच बिहार में ही पड़े। कल इक्का दुक्का जगहों पर शुरू हुए विरोध की लपटों ने पूरे बिहार को जकड़ लिया। छपरा, गोपालगंज और कैमूर में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने ट्रेन की बोगियों में ही आग लगा दी। आरा में भी रेलवे स्टेशन और पटरियों पर खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शन की आग को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। ज्यादातर जगहों पर छात्रों ने रेलवे को ही निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बिहार के बाद आंदोलन की आग दूसरे राज्यों तक फैल चुकी है। छात्र सेना भर्ती की नई योजना वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, बिहार में बवाल सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन अग्निपथ के विरोध की चिंगारी दूसरे राज्यों तक फैल चुकी है। अग्निपथ के विरोध की आग बिहार से निकलकर राजस्थान और हरियाणा तक पहुंच चुकी है। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर गए। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर और ये तमाम युवा साथी वो हैं जो पिछले लंबे समय से आर्मी यानी कि सेना में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में जोधपुर में छात्रों ने टायर जलाकर तो बूंदी में कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर सेना भर्ती की नई योजना रद्द करने की मांग की। देश में सेना भर्ती में सबसे आगे गिने जाने वाले राज्य हरियाणा में भी अग्निपथ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पलवल में छात्रों ने NH-19 को जाम कर दिया। ऐसा ही विरोध गुरुग्राम और यूपी के फिरोजाबाद में भी हो रहा है। हर जगह प्रशासन ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत किया। अग्निपथ पर आक्रोश जारी है। इस बीच छात्रों की तरफ से किए जा रहे आंदोलन की आग पर सियासत भी शुरू हो गई है। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने चक्का जाम किया तो सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस, आरजेडी समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। अब सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे? कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए। अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर जाके खत्म होगा? तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में ही हो रहा है। आरजेडी ने आंदोलन को छात्रों के साथ मजाक बताया तो यूपी में मायावती ने भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार की मांग की। विरोध के सुर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ भर्ती योजना की तारीफ करते हुए सेवा के बाद पुलिस और सहयोगी बलों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने पूछताछ के लिए ईडी से वक्त मांगा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में हंगामा किया। सत्यमेव जयते के पोस्टर और राहुल जिंदाबाद के नारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में मार्च निकाला, जिसके बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बैरिकेड और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर के राजभवनों का घेराव कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। हिंसक प्रदर्शन को कांग्रेस जनाक्रोश का नाम दे रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान जगह जगह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। हैदराबाद में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल ईडी पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है।
इसी दौरान कल दिल्ली पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। अब कांग्रेस ने इसे बीजेपी के खिलाफ नया हथियार बनाए हैं। तो राहुल गांधी को ईडी से वक्त मिलता है कि नहीं, ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा। बहरहाल कांग्रेस राहुल के समर्थन में सड़क पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता शेख हुसैन को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। बीजेपी सांसद है रमेश विधुड़ी, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करें और ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस दफ्तर के नजदीक ताज मानसिंह रोड पर किया जा रहा है और यहाँ से अब जो ये प्रदर्शन है वो आगे कांग्रेस ऑफिस की तरफ जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का पैदल मार्च की कोई अनुमति नहीं है। इलाके में धारा 144 लागू है, लिहाजा पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। ये उनको पार्टी से हुसैन को निकालना चाहिए और कांग्रेस को उसको गिरफ्तार करना। पार्टी और क्या कांग्रेस पार्टी बचाने की कोशिश, कांग्रेस की शय पर उसने बयान दिया है, राहुल की शय पर बयान दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शेख हुसैन के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। बीजेपी का कहना है कि शेख हुसैन के बयान से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, लिहाजा कांग्रेस को माफी मांगते हुए शेख हुसैन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यूपी में बुलडोजर वाले एक्शन पर बवाल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगेगा। बुलडोजर पर ब्रेक के अरमानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। दरअसल यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। जमीयत धर्म विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, जिससे यूपी सरकार इनकार कर रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत ने ये दलील दी कि पहले ये कहा जाता है कि गुंडों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है और बाद में ये कहा जाता है कि कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई है। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के यूपी में चल रहे बुलडोजरों पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब देने को कहा है। जिस तरह से बीते 2 जुमे को हिंसा देखने को मिल रही थी, इसी को देखते हुए इस बार प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जमीन पर मुस्तैद जवान और आसमान से चप्पे चप्पे पर निगाह। 2 जुमे से लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए इस बार प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है और आरएएफ के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। कानपुर में 3 जून और प्रयागराज में 10 जून को हिंसा हुई थी। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। जुम्मे से पहले रांची में भी रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात करके हिंसा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। तो देश के अलग अलग शहरों में जुमे को हुई हिंसा पर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ की गूंज उस हिंसा के जवाब में है जो 2 जुमे से देश के अलग अलग शहरों से सामने आई है। नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर जुम्मे के दिन हुई हिंसा के खिलाफ आज बजरंग दल और वीएचपी ने कई शहरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर कानपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हिंदूवादी संगठन हिंसा को देश के खिलाफ साजिश बताकर मस्जिदों की निगरानी और पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठा रही हैं। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी नुपुर शर्मा के समर्थन की आवाज अब बुलंद होती जा रही है। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में। अब तक नुपुर शर्मा के समर्थन और विरोध की बात हो रही थी, लेकिन बजरंग दल इससे 2 कदम आगे बढ़ चुका है। बजरंग दल ने नुपुर शर्मा के विरोध को हिंदुओं के सम्मान से जोड़ते हुए दिल्ली के नंद नगरी एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तो मैं
मैं कहना चाहता हूँ बहन, तू राजनीतिक बंधनों से आजाद हो जा। तू हिंदू नेता बन चुकी है, तू किसी राजनीतिक बंधन में मत रह और अपनी बात को खुल करके कह। सब हिंदू तेरे समर्थन में खड़े हैं। बजरंग दल नूपुर पर बीजेपी की कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है, लेकिन विवादित बयान और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर नूपुर का समर्थन भी कर रहा है। देश में पैगंबर विवाद को लेकर माहौल गर्म है, तो वहीं नूपुर को अब पाकिस्तान के मौलाना का भी समर्थन मिलने लगा है। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। एक हादसाती तौर पे टीवी टॉक शो में हो गया। ये पाकिस्तान के मौलाना अली मिर्जा हैं, जो खुले तौर पर नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना ने अपने बयान में न सिर्फ नूपुर के बयान का समर्थन किया, बल्कि नूपुर शर्मा के साथ डिबेट में शामिल तस्लीम अहमद रहमानी को विवाद का असली मुजरिम बताया। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। मौलाना अली मिर्जा ने अपने बयान में ये भी कहा कि विवाद की असल वजह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जिसके तहत भारत पर दबाव बनाने के लिए अरब देशों को भड़काया जा रहा है। मौलाना अली मिर्जा इस्लामिक मामलों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ रखते हैं। पाकिस्तान में उन पर 2 बार जानलेवा हमला भी किया जा चुका है। और अब बात करेंगे मोदी के मिशन हिमाचल की। धर्मशाला में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से हिमाचल का सियासी पारा चढ़ गया है। पहाड़ पर चढ़ाई के लिए पीएम मोदी ने खुली जीप में सवार होकर धर्मशाला में रोड शो किया। लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का आभार जताया। पीएम आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार से धर्मशाला में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस बैठक में केंद्र और राज्यों की भागीदारी से तेज और सतत आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में मिली हार और आप की एंट्री से बीजेपी को सत्ता कायम रखने की चुनौती मिल रही है। लिहाजा पीएम मोदी के चेहरे से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। सीमा पर पहुंचकर राजनाथ ने दुश्मन को ललकारा। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सेना की ऑल टेरेन व्हीकल चलाई। इसके बाद सेना के कैंप में पहुंचकर हथियारों का जायजा लिया, जवानों के साथ मुलाकात की और जब बारी माइक संभालने की आए तो इशारों में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने घाटी में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की तारीफ करते हुए जवानों का आभार भी जताया। पाकिस्तान बराबर लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री सेना के आला अधिकारियों के साथ एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी करेंगे। साथ ही साथ कल जम्मू में महाराज गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में भी शामिल होंगे। बात असम की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। कहीं सपनों का आसियाना ढह गया तो कहीं बाढ़ के पानी ने ऐसी बर्बादी मचाई कि रास्ते में जो कुछ आया सब निकल गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां लहरों के तांडव के आगे बेबस होती चली गई। बाढ़ ने असम के अलग अलग इलाकों में ऐसी बर्बादी मचाई है कि अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सतर्क कर रही है। असम में बाढ़ और भूस्खलन ने कैसा हाहाकार मचाया है, ये सारी तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। 2 दिन से जारी लगातार बारिश ने असम के अलग अलग शहरों से लेकर गांवों तक में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बाढ़ बारिश के चलते असम के 18 जिलों में 74,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीमगंज में भारी बारिश के बीच एक ऑटो पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए।
मौसम विभाग के मुताबिक असम को अभी आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम की मार का सामना करना पड़ सकता है। तो असम का हाल आपने देखा। बात अब मेघालय की कर लेते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश ने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश का ऐसा कहर कि सड़क में ट्रक ही समा गया। लैंडस्लाइड ने नेशनल हाईवे 6 को तबाह कर दिया। तस्वीरें मेघालय के पश्चिमी जैंतिया हिल की हैं, जहां बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई हुई है। मेघालय में पिछले 24 घंटे में 811.6 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, जो पिछले 28 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। और अब बात सिक्किम की कर लेते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड में 8 लोग दब गए। बाढ़ और बारिश से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सिक्किम में मौसम की मार से मुश्किल में जिंदगी। सिक्किम में युमथांग घाटी और लाचुंग के बीच लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पूरी तरह तबाह हो गई है। बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से आवाजाही बंद है। सिक्किम में गैंगटॉक नाथुला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की वजह से 8 लोग दब गए, जिन्हें बाद में सेना की मदद से रेस्क्यू कर निकाला गया। हालांकि इसमें एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। सिक्किम में अगले 2 दिन भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। कल शुक्रवार मतलब कल जुमे का दिन, और हाल के दिनों की अगर बात करें तो जुमा नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? हिंसा की तस्वीरें उभर रही हैं। आपके साथ आज मैं विस्तार से जानकारी ये देने वाली हूं कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा जो है वो अब जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एक आम सी बात हो गई, इसी पैटर्न को देखते हुए इस बार प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन की तैयारी के साथ साथ सवाल यह भी है, क्या हिंसा का ये पहिया 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या सांप्रदायिक तनाव का असर 2024 के चुनाव पर होगा? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जून यानी महीने के पहले शुक्रवार को कानपुर में हिंसा हुई और फिर 10 जून यानी महीने के दूसरे शुक्रवार को प्रयागराज सहित यूपी के कई और शहरों में बवाल हुआ। अब महीने का तीसरा शुक्रवार कल यानी 17 जून को है, लिहाजा यूपी में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी प्रयागराज के उस अटाला इलाके में मौजूद हैं, जहां पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए अटाला इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही, बैरिकेड्स की संख्या लगातार यहां पर बढ़ाई जा रही है। आप देखिए यहां पर जो ये मुख्य मार्ग है, जो अटाला में जहां जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं और जो बैरिकेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। चूँकि कल संवेदनशील मौका है, कल जुमे की नमाज है और पिछले जुमे की नमाज के दौरान यहाँ हिंसा भड़की थी, जिसके बाद में पुलिस पर पथराव किया गया था। उस सिलसिले में अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। कई उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए जा चुके हैं, मकान ध्वस्त किया जा चुका है। जावेद पंप का जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। और अब इस वक्त आप देखेंगे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहां पर मूव कर रही हैं और ये बैरिकेड्स अलग से लेकर आए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज की सड़कों पर वज्र वाहन की तैनाती की गई है और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन के इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा प्रयागराज की सड़कों पर सुरक्षा में तैनात जवान फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोइन खान आपको तैयारियों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कल एक बार फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में। पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। और आरएएफ के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, यूपी पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं, आरएएफ के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। पांडे सर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं कल के खास दिन को लेकर? कल की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, सारे एमुनिशन और हथियार से लैस हैं। किसी भी तरह की घटना होने पर हम उसको सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएंगे। सर, पिछले जुमे जैसी स्थिति ना हो, पिछले फ्राइडे जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? और आज ये हमने अपना वर्कआउट किया है, हमने अपना प्लान किया है कैसे निपटेंगे।
ये हम लोग अपने हिसाब से उसको अंजाम देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए घबराने की स्थिति नहीं है। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और स्थिति काबू में रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक मैसेज है कि हालात सामान्य हैं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उसके साथ निपटेंगे। हमारी जो ड्रिल है, हमारी जो सिखलाई है, हमारे साथ हमारे सीनियर अफसर्स रहेंगे, उनके निर्देश पे हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। वेल इक्विप्ड हैं जो जवान? बिल्कुल, हर चीज़ से हम लोग इक्विप्ड है। किसी भी तरह की स्थिति से हम लोग उसको अच्छी तरह से निपटेंगे। देखिए, जो आरएएफ के अधिकारी पांडे सर हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं। देखिए, ये बॉडी जैकेट पहन रखा है, नी गार्ड लगा रखा है, गन है हाथ में, सिर पर हेलमेट है, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस के जवान हैं, वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। और अभी गलियों में फ्लैग मार्च भी होगा। गलियों में जाकर ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, लोग निडर होकर के अपने काम पर रहें, अपने घरों पर रहें, लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खास बात ये भी है कि प्रशासन मुस्लिम धर्म गुरुओं से संपर्क कर शांतिपूर्ण नमाज की व्यवस्था में जुटा है। अलग अलग जिलों में संवाद के जरिए प्रशासन इंतजाम को पुख्ता कर रहा है। साथ ही संवेदनशील जिलों में खास तैयारी की गई है। ये तस्वीरें गोरखपुर से आई हैं, जहां बाकायदा पुलिस वालों को हर तरह के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पैर थोड़ा सा खुला हुआ है, अगले पैर में थोड़ा सा कम है। सबने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, लिहाजा प्रशासन और ज्यादा अलर्ट पर है। गोरखपुर के एसएसपी विपिन टांडा पुलिस वालों को बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर क्या करना है और क्या नहीं। मेरी आज सभी को शुभकामनाएं, और अपने जो एंटी राइट उपकरण है उनको पूरा भली भांति सभी लोग तैयार रखें। जब जरूरत पड़े तत्काल पहनकर ही निकलें। बिना एंटी राइट उपकरण के कभी भीड़ के सामने न जाएं। चाहे बातचीत भी करने जा रहे हैं, एंटी राइट उपकरण धारण करने के बाद बातचीत करें, क्योंकि भीड़ में 500-1000 लोग होते हैं। कौन आदमी पत्थर चला दे कब, ये आप नहीं जान पाओगे, और एक आदमी को भी चोट लग जाएगी तो पुलिस बल का नुकसान है। इस बात का ख्याल रखें। मेरी आज सभी को शुभकामनाएं। इसी तरह की ट्रेनिंग यूपी के बाकी जिलों में भी पुलिस वालों को दी गई है। बाकायदा चौकी इंचार्ज से लेकर एसएसपी तक ने बैठक कर अपने अपने जिलों में सुरक्षा को पुख्ता करने की तैयारी की है। 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी अफसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्रशासन की ओर से मुस्तैदी बरती जा रही है। लखनऊ में बीते 2 शुक्रवार को सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कल को लेकर प्रशासन चौकन्ना है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से हमारे रिपोर्टर अजय दुबे ने बात की है। सुरक्षा इंतजामों को लेकर हर कोई चिंतित है। इंतजामों के विषय में सर लखनऊ के बताएं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहूँगा, जहाँ तक लखनऊ की बात है, लखनऊ में 10 जून का जुमे का नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था। सब लोग शांतिपूर्ण रहे थे, और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा लखनऊ के सभी नागरिकों को कि कल का जुमे का नमाज भी शांतिपूर्ण संपन्न होगा। उसके लिए जो भी हमें तैयारी करनी है, जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, हमारे सीनियर अफसर्स के निर्देश हैं, उसका पालन कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, आज भी दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच हमारे सीनियर अफसरान हैं वो वीसी करने वाले हैं, निर्देश जारी करने वाले हैं। लेकिन अब तक जो हमारी नीति रही है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों क्रम में, वो है संवाद भी कार्यक्रम रखें और सख्ती भी कार्यक्रम रखें। बरेली में तौकीर रजा ने शुक्रवार यानी कल ही प्रदर्शन का ऐलान किया था, जो पुलिस और प्रशासन की सलाह के बाद अब रविवार को होगा। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप, और दिन की अगली बड़ी वो खबर जिसके सियासी तौर पर मायने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो बुलडोजर को लेकर है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के एक्शन पर विवाद चल रहा है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर आज देश की सबसे बड़ी अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर पर ब्रेक लगाने से इनकार कर दिया है। बुलडोजर पर बवाल कहां से शुरू हुआ, क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक पहुंचा, पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी के अलग अलग शहरों में हिंसा के उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ
योगी का जो बुलडोजर लगातार एक्शन में दिख रहा है और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है, वो बुलडोजर अभी रुकने वाला नहीं है। और ये बुलडोजर अभी इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी इसके पक्ष में नहीं है। दरअसल यूपी में हो रहे बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर का एक्शन सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो रहा है। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। जमीयत उलेमाए हिंद और योगी सरकार दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और फिर सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई उसी सुनवाई की पूरी खबर दे रहे हैं संवाददाता निपुण सहगल। जमीयत उलेमाए हिंद के वकीलों ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और इसे एक समुदाय को निशाना बनाते हुए किया जा रहा है। जज शुरू में इस दलील से सहमत नजर आए, लेकिन बाद में यूपी सरकार के वकीलों ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि एक निर्माण जिसे गिराया गया है उसे बहुत पहले नोटिस दिया जा चुका था और काफी पहले गिराने का आदेश भी जारी हो चुका था। इसके बाद जजों ने यूपी सरकार से लिखित हलफनामा मांगते हुए सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी। योगी सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बड़ी दलीलें रखी, जैसे ये कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। किसी ने भी हलफनामा देकर ये नहीं कहा कि उसे नोटिस नहीं मिला था। प्रयागराज में गिराई गई संपत्ति को लेकर कहा उसे गिराने का आदेश 25 मई को ही जारी हो चुका था, जबकि यूपी में हिंसा जून के महीने में हुई। कानपुर की एक और संपत्ति के बारे में बताया कि उसके खिलाफ अगस्त 2020 में ही नोटिस जारी कर दिया गया था और उसके बाद प्रशासन ने संपत्ति सील की थी, जिसे मालिक की ओर से तोड़ने पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत कब और कहां से हुई वो भी जान लीजिए। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में यूपी के कई शहरों में 10 जून को हिंसा हुई थी। जुमे की नमाज के बाद हुई उस हिंसा के दौरान पुलिस वालों पर भी हमले हुए थे। कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी उपद्रवियों ने तब नुकसान पहुंचाया था। योगी का बुलडोजर तो बहुत पहले से एक्शन में था, लेकिन हिंसा के बाद उपद्रवियों का अवैध निर्माण भी बुलडोजर के निशाने पर आ गया। बुलडोजर प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद पंप के आलिशान मकान पर भी चला और उसे ध्वस्त कर दिया। यूपी में ऐसे ही तेज कार्रवाई के बाद मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद बुलडोजर के एक्शन के विरोध में सामने आया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत ने यह दलील दी कि पहले ये कहा जाता है कि गुंडों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है और बाद में ये कहा जाता है कि कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई है। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के यूपी में चल रहे बुलडोजरों पर रोक लगनी चाहिए। सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकीलों से उनकी दलीलों को लेकर लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा। मांगी गई 3 दिन की मोहलत दी, ये कहते हुए मामले पर सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया कि प्रशासन की सारी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। और अब जो खबर आप देखने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका वो मिशन जिसमें हिमाचल चुनाव का प्लान तो है ही, साथ ही प्लान 2024 का भी है। जी 2024 तैयारी शुरू। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में अफसरों के एक महासम्मेलन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन यहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी बातें छिपी हुई हैं। इन्हीं को बताएगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के साथ मोदी जी का पुराना नाता रहा है। वैसे भी मोदी जी से बहुत प्यार प्रदेश की जनता करती है। वो इतना प्रेम प्यार उनको हिमाचल प्रदेश से है कि वो एक रात्रि यहाँ पर रुकेंगे और 2 दिन पूरा समय यहाँ पर रहेंगे। ये मोदी का वो मैजिक है जिसे एक बार फिर हिमाचल से पूरा देश देख रहा है।
मोदी का ये वो जादू है जो 15 दिन के अंतराल में दूसरी बार हिमाचल में देखने को मिला है। पीएम मोदी इस बार हिमाचल के धर्मशाला आए हैं। वजह बेहद खास है, वो आपको बताएं उससे पहले इस रोड शो की तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें मोदी तो है ही, साथ में दिख रही है मोदी के लिए जनता जनार्दन की दीवानगी। पीएम मोदी फूलों से सजी लाल रंग की खुली जीप पर सवार हैं। उनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जीप पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने हिमाचली टोपी अपने सिर पर सजा रखी है और वो सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में मौजूद जनता का कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मोदी अपने इस भव्य स्वागत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीरों वाले लहराते पोस्टर और झंडों के बीच लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। खुली जीप में सवार पीएम मोदी और उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ जुटी महिलाएं और बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पारंपरिक संगीत और नृत्य से पीएम मोदी का स्वागत कर रही है। और इस सबके बीच बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने को मिल रहा है, जो मोदी के आने से कई गुना बढ़ गया है। मोदी के इस रोड शो से पहले धर्मशाला में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया था। पारा 13 डिग्री तक लुढ़क गया, लेकिन पीएम मोदी के धर्मशाला पहुंचने और यहां कचहरी के पास केसीसीबी चौक से HPCA स्टेडियम तक उनके इस भव्य रोड शो से हिमाचल का सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से अपना पूरा जोर लगा दिया है। यही वजह है कि केंद्र में मोदी सरकार ने जब अपने 8 साल पूरे किए तो उसका जश्न शिमला में मनाया, जिसके लिए पीएम मोदी 31 मई को शिमला आए। और ये उसी दिन की तस्वीरें हैं। शिमला पहुंचकर भी पीएम मोदी ने सबसे पहले रोड शो किया था, जो CTO से ऐतिहासिक रिज मैदान तक हुआ था। और शिमला में उस रोड शो के बाद पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता से क्या कहा था, वो एक बार फिर सुन लीजिए। विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और 15 दिन बाद पीएम मोदी फिर से हिमाचल में मौजूद हैं। इस बार उनके आने की वजह और भी ज्यादा खास है। धर्मशाला में केंद्र और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 3 दिनों के इसी अहम सम्मेलन के आखिरी 2 दिनों की अगुवाई पीएम मोदी कर रहे हैं। 15 जून से शुरू हुआ मुख्य सचिवों का ये सम्मेलन HPCA स्टेडियम में हो रहा है। केंद्र और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। धर्मशाला में हो रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है, ताकि देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया जा सके। साथ ही देश के आखिरी छोर तक विकास योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है, जिस पर पीएम मोदी कई मंत्र मुख्य सचिवों को दे रहे हैं। धर्मशाला में मुख्य सचिवों के इस महासम्मेलन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2047 के रोड मैप को लेकर विशेष सत्र भी रखा गया है। तो माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल में इसी होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति भी इस सम्मेलन के साथ साथ तैयार हो रही है। अगर बात सिर्फ हिमाचल की करें तो 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल के लिए तैयारियों पर बीजेपी का इतना जोर क्यों है, तो इसकी वजह जान लीजिए। हिमाचल उस पंजाब से लगा हुआ राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की भगवंत मान वाली सरकार है। हिमाचल को जीतने के लिए आपने अभी से अपना पूरा जोर लगा रखा है। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने पिछले दिनों हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में बड़े रोड शो और रैलियां की। प्रचार जोरों से चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए हिमाचल को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों वाले मुद्दे भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं।
जबकि पिछले साल हिमाचल में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उन सभी में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। और अब आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रचार भी बीजेपी को मुश्किल में डाले हुए है। यही वजह है कि मोदी के गृह राज्य गुजरात के साथ हिमाचल के लिए भी बीजेपी ने अभी से जीत का चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।